टैरिफ। अमेरिका ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन, रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा दोगलापन है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, लेकिन कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अमेरिका पूरी दुनिया में जो कहता है, राइटियसनेस की बात करता है, जो हुकूक की बात करता है, जो अधिकारों की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये देखिए कि उसका कितना बड़ा दोगलापन है। यूरेनियम वो खरीदे रूस से, लेकिन उनको हर तरह की माफी है। तेल का, रशियन तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। ये भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर टैरिफ ही लगाना है तो लगाओ ना, चाइना पे लगाओ टैरिफ। नहीं, रशिया से भारत तेल खरीदता है और ये वहां पर वॉर मशीनरी को फ्यूल कर रही है, यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया को पावर दे रही है। इस तरीके से करके 25% का ये टैरिफ जो एक्सेस, ये जुर्माने के तौर पर लगाया जा रहा है, इस तरह से कुल मिलाकर ये 50% टैरिफ के आसपास पहुंचेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी दबाव के आगे, कल ही जब आपने देखा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर दबाकर भारत से कुछ सप्रेस करके कराना चाहते हो तो भूल जाओ, ये वो भारत नहीं है। लेकिन अब ये 50% टैरिफ, उसके लिए भारत की स्ट्रैटेजी, और आप जानते हैं उससे पहले रेटिंग एजेंसी बता रही हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया भर में जहां भी इकोनॉमी की बम है उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो ये टैरिफ लगाकर असल में ये बड़ा बूमरैंग अमेरिका की तरफ खुद होगा, लेकिन फिलहाल दादागिरी का शौक है और वो कर रहे हैं। सर, ये इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इंप्लीकेशंस देखते हैं? देखिए, आप मिड टर्म में देखिएगा, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तो आपने बहुत ये कहीं न कहीं मैं मांगता हूं, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करो। शॉर्ट टर्म भगवान की देन है। मैं आपको कहता 15 इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग जब हुआ है भारत के ऊपर इस तरह की चीजें, भारत इमर्ज होकर निकला है। और इस बार तो ऐसे हमारे सातिर तो नहीं बोलूंगा, इतने योग्य लोग बैठे हैं। एब्सोल्युटली, आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके ऊपर, ये उनका था कि आप कैसे फील करते हैं कि टैरिफ लग गया, 25% लगा था 7 अगस्त को। उन्होंने कहा, उन्होंने हंस के जवाब दिया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जयशंकर ने बोला है, और उन्होंने कहा तेल तो हम खरीदेंगे ही। 3 लक्ष्मण रेखाएं लिखी हैं, तेल खरीदेंगे तो रशिया से खरीदेंगे, और सबसे सस्ता वेनेजुला भी शायद पहुंच जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भैया जो ये ट्रम्प साहब फिर कह रहे हैं ना, बोल दिया कि हम शायद रोक दिए वॉर को, उन्होंने कहा मंजूर ही नहीं है। तो 3 बात बोली है ना। और तीसरी बात ने बोला है कि हम खड़े हैं दीवार की तरह अपने किसानों, मछुआरों, इसके ऊपर में आप कर ही नहीं सकते। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम दीवार की तरह खड़े हैं, हमको किसी। लेकिन सर, ये दुनिया भर में तो ये देखा जा रहा है, भारत ने स्पष्ट कर दिया दबाव के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन अमेरिका एज अ नेशन और इस समय उसकी लीडरशिप, पूरी दुनिया में उसका परसेप्शन क्या बन रहा है? देखिए, पहले उनकी खुद की टीम्स जो हैं, वहाँ पर एक है डेमोक्रेसी सिक्योरिटी करके एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कि सर्वे करवाया गया। उन्होंने कहा कि 63% लोगों ने कहा कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 सर्वे में ये आया है कि जो ये टैरिफ लगा रहे हैं, 53% लोगों ने कहा कि टैरिफ गलत लगा रहे हैं, और 43 ने कहा कि ठीक है, चल सकता है। लेकिन एक और जो बात सामने उभर कर आई कि 66% लोग कह रहे हैं कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये आने वाली बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। तो वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि भारत जो है उभरती शक्ति है, आप उसको बैड इकोनॉमी कैसे कह सकते हो? आपके इसका मतलब अपने जो शब्द हैं आपके, आप खुद उनके जो है उनको लोग कर रहे हो आप। तो आइए कैप्टन श्याम, आपका बड़ी देर से इंतजार हो रहा था, आप कहाँ रह गए? और अगली खबर देखिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा दावा, रूसी सेना का ज़ैपोरिज़्ह़ पर कब्जे का दावा। ये अगर आप देखें तो ये लुहांस्क, डोनेस्क के आसपास आगे ही आपको दिखाई देता। मतलब एक समझ लीजिए प्रोविंस उनका, उस पर रशिया का दावा। यूक्रेन के 10 से ज्यादा हथियार इस बीच तबाह किए गए। रूसी सेना की फायरिंग में कई पॉइंट ध्वस्त हो गए हैं। तो मतलब ये कि अगर ये लग ये रहा है कैप्टन श्याम कि अगर ये युद्ध और खिंचता रहा तो पूरा यूक्रेन ही कहीं रशिया का ना हो जाए एक दिन। देखिए, जो रशिया कह रहा है वो उसके हिसाब से उसे 4 रीजन्स पे अपनी पकड़ रखनी है। ये रशियन भाषी प्रदेश हैं और इसलिए वो चाहता है कि ये डॉनबस का और जो ज़ैपोरिज़्ह़ है, और ये ज़ैपोरिज़्ह़ का ही जो पार्ट है जो आप कह रहे हैं, और उसके साथ वो खेरसोन, तो उसके साथ देखिए उसके जो पोर्ट्स हैं, मारियापोल हार्बर है और अजोव सी के साथ मेडिटेरियन में उसका संबंध बनता है ब्लैक सी से। तो ये 4 रीजन पे अपनी वो पकड़ रखना चाहता है। और उसने जो सीज फायर की बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे डॉनबस के रीजन दे दो, और जहां पर भी अभी हम खेरसोन और ज़ैपोरिज़्ह़ में हैं वहां पर हम अपनी कार्रवाई रोकेंगे। तो ये धीरे सुमो को वो देने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 2022 में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो वो 6000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड वो वापस करके चला गया था। उसने सोचा हमें
हमें हार मारनी। एक्चुअली उनको वो लैंड नहीं चाहिए, उसको स्कॉच अर्थ कर दिया है उसने। तो इसके ये जो जहां की जरूरत है, जहां पर पकड़ है, जहां मनोबल तोड़ना है, वही की बात करता है। नहीं, मुझे ये लगता है कि यूक्रेन को अब इससे फर्क पड़ेगा कि उसकी और कितनी जमीन रशियन कंट्रोल में चली जाती जा रही है। मुझको लगता है निप्रोपेट्रोवस्क को लेकर ये जो दावा है सर, ये उसी तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यूक्रेन पर डालने की कोशिश है रशिया की तरफ से। नहीं, देखिए, अब तो सारा चीज डिपेंड करेगा बैटलफील्ड के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि अलास्का से कुछ नहीं निकलने वाला। ये तो रशिया ने डिसाइड कर लिया है। जो 80% है, जो हम खास करके डोनेट्स्क की बात करते हैं, डॉनबास का इलाका, उसमें उन्होंने 10% 2 दिन के अंदर जोड़ा है। जो आप जहां की बात कर रहे हैं पैक्रोवस्क है, उसके यहाँ में कर्माटोरस है, सेल्वेनास्क है। तो सेल्वेनास्क की जो बात करें उसमें तो जा रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड पे उन्होंने मारा है, और 5 उन्होंने जीबीओ बम डाला है। सबसे बड़ा उनका गैरिजन था और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जैपोरिजिया के अंदर में भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात हो रही है जिसको उन्होंने लिया है। तो जैपोरिजिया में उन्होंने 2 बात कही थी कि खास करके ट्रंप को, कि 2 चीज हम छोड़ सकते हैं जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। एक जैपोरिजिया में जहां है हम ठीक है, वी कैन फ्री, वी कैन ऑल्सो वो खैरसोन में जहां हम पहुंचे। मगर अब वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने धोखा दिया है। हम तो ओडेसा के लिए देखिए 4 जगह उन्होंने बैठा रखी है अपनी नेवल फोर्सेस को, और उन्होंने पूरे अपने 300 परमाणु बम्स उन्होंने अपने सैलोज में तैयार कर दिए हैं। उसके अलावा 12 सबमरीन लगा दिए हैं जिसके अंदर परमाणु है। तो देखिए ये पूरा का पूरा है एब्सोल्युटली जो भी है यूरोप के अंदर में, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप से उनको थ्रेट आ रही है। ये तो देखिए हम मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं इसको। तो सर ये बताइए कि क्या ये वाकई अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को किसी भी समय लांघ सकता है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये खबर देखिए, रूस यूक्रेन की सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी है। यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने रूस के 2 एटमी प्लांट पर अटैक कर दिए संकेत। ज़ैपोरिज़िया, कुर्स्क एटमी प्लांट से रेडिएशन लीक की आशंका। वहीं रूस के आक्रामक तेवर से कीव में कोहराम। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से मदद की गुहार लगाई है। रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोकने का नेटो का ब्लूप्रिंट तैयार है। यहां पर देखिए कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया। क्या कभी भी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन इस पूरी पिक्चर में आने की नौबत आ सकती है क्या? आप किसी भी वक्त, पांडे सर, आपको ये डर लग रहा है क्या? देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो निश्चित रूप से अगर ये सीमा रेखा रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए कि ये एक मिस कैलकुलेशन हुआ कहीं पे और ये हो गया, तो क्या फिर परमाणु हथियार फॉर्मली भी क्या प्ले में आ जाएंगे? लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत किस लिए, आपका उद्देश्य क्या है परमाणु हथियारों को यूज करने? कहते हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्स हैं, दे आर नो मोर वॉर वेपन्स, दे आर वेपन्स फॉर डेमोक्रेसी, डेटरेंस एज वेल एज डिप्लोमेसी। सॉरी, मैं डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ, डिप्लोमेसी। तो अब वो क्या बातचीत के लिए दायरे पे है? न्यूक से आप क्या हासिल करेंगे? बगैर न्यूक चलाए न्यूक वाला खौफ करना है तो आप कहीं के परमाणु संयंत्र को टारगेट कर दीजिए या उसके आसपास बम पटक दीजिए, वो वाला खौफ आपका। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों ही पक्ष, मैं दोनों पक्ष इसलिए कहूंगा कि रशिया और यूक्रेन और उनके साथी ये न्यूक्लियर आर्म की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका क्या फल होगा। की तरफ न जाए, लेकिन परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरे वाले पर मेंटल प्रेशर डालने के लिए हो जाए? और क्या यहीं से कुछ फिर वो एस्केलेशन की तरफ बात जा सकती है कैप्टन शाह? देखिए, मेरा मानना बहुत क्लियर है। रशिया ने ये ऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया कि उनके बड़े टोले में जो बड़ा भाई था उसके छोटे भाई के बीच में बंटवारा हुआ था और वहां पे आट आने लगी छोटे टोलों के लोगों की, सो कॉल्ड। और इसके लिए ये जमीर की लड़ाई है। ये जो उसने रशियन भाषी क्षेत्र को लिया या क्रीमिया को लिया, ये वहां पर अपनी बातें करके हमें मानना पड़ेगा। 3 साल को ये बताइए, परमाणु नौबत, न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज वाली नौबत आ सकती है क्या एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों को? अगर ज़ैपोरिज़िया में हुआ था ये पहले, और रशिया में पहले भी हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर घात लगा के देखते रहती है और ये भी सावधान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग अटैक करेंगे। प्लस कई सारे स्टेप्स और कई सारे सिक्योरिटी के लेयर्स होते हैं जो एटॉमिक रिएक्टर्स में होते हैं, और उनको मानते हुए मैं मानता हूं कि ये क्रेडिबल डिटरेंस, पोस्चरिंग, मसल फ्लेक्सिंग के अलावा ये ज्यादा कुछ नहीं होता। और आपने देख लिया इजराइल और ईरान के वॉर के उसमें भी सब कुछ निकल गया, यूरेनियम बॉम्ब भी गिरा दिए गए, सारी बातें मान ली भी गई। ट्रंप ने अपना ट्रम्पेट बजा दिया, पोस्चरिंग दिखा के एक बड़ा B-20 का जो पावर फैक्टर। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब ये असल में वहां फोर्डो पर आप देखना, आप जब वहां बॉम्ब मारे गए थे तो लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है यहां रेडिएशन लीक करे। अगर उस जगह जहां पर वाकई रखे हुए थे न्यूक्स लगभग बने हुए, वहां पर अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो यहां कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा सुरक्षा और एहतियात बरती जा रही है। लेकिन ये कभी भी इसको फुल प्रूफ तो कोई नहीं कह सकता।
अगली खबर देखिए, द गार्जियन के दावे से यूक्रेन में हड़कंप, जेलेंस्की को लेकर लंदन में साइलेंट कैंपेन। मकसद है जेलेंस्की को यूक्रेनी राष्ट्रपति पद से हटाना। मार्च में ट्रंप और जेलेंस्की में हुई थी बहस। व्हाइट हाउस में बहस की शुरुआत जेडी वांस ने की थी। बहस के बाद जेडी वांस ने किया था लंदन फोन। जेलेंस्की के विरोधी को राष्ट्रपति बनाने का प्लान था क्या इस दौरान? असल में जेलेंस्की के लिए ये वॉर एक तरीके से कवच भी बना हुआ है। अगर ये वॉर हटा तो वो कुर्सी से भी हटेंगे और न जाने उसके बाद फिर उनका जीवन भी कहीं ऐसा ना हो कि संकट में आ जाए। ये बात जेलेंस्की समझते हैं। लेकिन क्या इस दौरान ही जेलेंस्की को अपदस्थ करके उनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति, वाकई जनरल सिन्हा, ये संभव है क्या? संभव तो पूरे देखिए, वहाँ के जो चीफ हैं वो अभी लंदन में वहाँ पर उनके एम्बेसडर हैं, वलेरी जेलोजनी, वो हैं वहाँ पर। तो उनसे बात करने के लिए तो जेडी वांस ने ट्राई किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मगर उनके और जेलेंस्की के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मिलिट्री, यू नो, द हाउ टू मिलिट्री हैज टू बी यूज्ड, गवर्नेंस के ऊपर में। मगर आज की जो परिस्थिति है, क्योंकि यू नो आप लेके चलिए, यूक्रेन हैज लॉस्ट दिस वॉर, कहना कि यू नो यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन हैज लॉस्ट दिस वॉर, तो इस समय किसी को आकर के इस तरह से बैठाना वो शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो आर्मी चीफ रहे, 2 साल रहे, मेजर लड़ाई लड़ी है, इंक्लूडिंग 2 सक्सेसफुल काउंटर ऑफेंसिव। वो उनके चीफ थे, हाँ, वलेरी, और वहां से चले गए हैं। तो उनको लाना, और इनकी जो रेटिंग्स है यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा है। एवरीवन वांट्स, एंड ही इज अ वेरी गुड मैन, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। खैर आज के दिन में इस परिस्थिति में कोई हारते हुए पक्ष में जाकर के पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। जेलेंस्की हैज टू गो। इस बीच हम उस खबर की तरफ आगे रुख करेंगे। उदयगिरी और हिमगिरी भारत की कमीशनिंग ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और असल में यही लाने के लिए आपके लिए प्रोटोटाइप लेकर आ रहे थे, और इसलिए थोड़ा विलंब हुआ इनको, ये समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले देखिए जरा, रूस की सैटेलाइट से पश्चिमी देशों में हड़कंप। अगली खबर, रूस ने 4 नए सैन्य उपग्रह लॉन्च किए, मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च। लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किए गए ये उपग्रह संचार, निगरानी और अन्य उपग्रहों पर हमले की क्षमता वाले हैं। पेंटागन ने प्रक्षेपण को चिंताजनक बताया है। जाहिर है पेंटागन की तरफ से ये रिएक्शन आना ही था, लेकिन रशिया भी यहाँ पर वो जरूरी मसल फ्लेक्सिंग जो दुनिया भर में उसके पावर रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो करता जा रहा है। डीके पांडे सर, इस खबर के मायने क्या है? देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए जब लो एलईओ में गया, लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, ताकि इसका फोकस रहे एक बैटलफील्ड के ऊपर। ये और इतने सैटेलाइट इतने दिए गए हैं कि आपकी कवर जो है, आंखें बिल्कुल लगी रहेंगी, तो इनका जो सिचुएशनल अवेयरनेस है हमेशा जो हॉट रहेगी। और इनके जो लड़ने की, अभी देखिए दोनों चीज़ें, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या चाहे बैटलफील्ड के रिसोर्सेज हो, उनमें कमी आ रही है। जरूरी है कि आप अपने अटैक को उसी जगह फोकस करें, यानी कि सर्जिकल बनाएं उसको, ताकि ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें। तो उस दिशा में ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजिक जो है बढ़त देंगे रूस को। नहीं, फिर ये पेंटागन की तरफ से तुरंत चिंता जाहिर क्यों की गई जनरल सिन्हा? क्या सिर्फ ये उपग्रह लॉन्च करने का ठेका बस कुछ मुल्कों के पास है? इनके 3 उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा जैमिंग है, इट कैन जैम द कंप्लीट, जो उनको मिलता है अमेरिका से पूरा का पूरा जो संचालन कर रहे हैं, दे कैन टोटली। यूक्रेन को जो मदद मिल रही है, जो असल में उनको जो स्टारलाइट वाली, वो उसको स्टारलिंक वाली मदद को जैम कर सकता है पूरा 100%। स्टारलिंक की मदद अभी नहीं मिल रही है, लेकिन वो जिस भी तरह की मदद मिल रही हो उसको जैम करने की ताकत रखता है। जैम करने की इसकी सबसे बड़ी क्षमता वो है। दूसरा तो है ये निगरानी करना है, एंड एब्सोल्युटली सटीक यदि आपको निशाना लगाना है तो इससे आपका गाइडेंस है। 3 बड़ी बातों के लिए इसके कारण उसके पेंटागन के अंदर में हलचल है। तो अलास्का के बाद मतलब और नई चीजें हो रही हैं। मुझको लगता है ट्रंप को इसमें खुश होना चाहिए। एक चीज मैं और जोड़ दूं, चाइना और अमेरिका दोनों जो है स्पेस वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये उस दिशा में भी एक कदम है। ओहो, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्पेस वॉरफेयर की तरफ भी ये बढ़ते हुए कदम है। और ट्रंप ने चीन को दी है बड़ी धमकी, 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी। लीजिए, अब ट्रंप ने चीन को ये धमकी दी है कि 200% टैरिफ लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार है, वो पहली 200 से पार हालात देख चुके हैं। ये चेतावनी दी गई है। रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को लेकर तनातनी है, और ट्रंप ने कहा है कि अगर ये रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाई गई तो चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप ने बोइंग के कलपुर्जों की सप्लाई को रोकने की भी धमकी दी है। तो ट्रंप एक बार फिर से चाइना की बाहें उमेट रहे हैं। आपको मालूम है 10% से लेकर 200 के पार पहले ही जा चुका है, और फिर से 200 की बात की जा रही है।
ये मतलब ये क्या, ये हर गुजरते दिन के साथ टैरिफ को लेके अपना कॉल लेते रहेंगे क्या? देखिए, उनकी जो प्रेस एडवाइजर है वो कहती हैं कि ये सैंक्शन है। एक तरह से वो सैंक्शन मान के चल रही है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में सैंक्शन का महत्व रहा है, लेकिन कई देश इसको झेल पाते हैं। लेकिन 90% से ज्यादा रेयर अर्थ जो मैग्नेट है ये चाइना ही अमेरिका को देता है, और वहां पे उनके ऑटोमोबाइल्स हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनमें सब में उनका प्रयोग होता है। और उसको अब वो एक तरह से लिवरेज कर रहे हैं। बोइंग के जो आपने कहा कल पुर्जे देने की बात, वो कह रहे हैं हम वो सब रोक देंगे और हम आपको वो कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब हम भारत को उन्होंने टैरिफ लगाया था उस समय उन्होंने चाइना को कुछ नहीं कहा। वो एक्चुअली टैरिफ का जो रोल है ना, उसको वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ से कई कुछ कर लेता हूं वर्ल्ड में, और वो अपना ट्रम्पेट बजाते हैं और टैरिफ से कहते हैं मैं ये इसको इधर घुमा दूंगा, उसको उधर घुमा दूंगा। आपका युद्ध रुकवा दिया, ईरान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने कई देशों की युद्ध रुकवा दी। टैरिफ बहुत बड़ा वेपन है। ये टैरिफ अगर ऐसा कर रहे हैं, चाइना को एक बार फिर से ये धमकी आई है उनकी तरफ से, तो क्या ये आरआईसी वाले कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने की तरफ अपने आप ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज की तरफ काम करेगा जनरल सिन्हा? देखिए, आप ये कर ही रहा है। देखिए, चाइना ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा कि मैं करना नहीं चाहता, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं करूंगा और वो बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा चाइना पर। देखिए, उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल, मैग्नेट दोनों चीज़ रोक दिया है, और उन्होंने कहा था कि ठीक है हम एनवीडी का आपको चिप दे देंगे। चाइना ने कह दिया हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। तो आज जो बौखलाहट है, इन्होंने ये कभी कहते हैं कि सबसे बड़ा दोस्त है, वो अपने जो ये ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने बुलाया था शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग बोले हम नहीं आते। तो देखिए, ये तो ऑलरेडी आरआईसी इज अ थ्रू। अब कैसे लूप लेगा ये सारा का सारा चाइना पर। पांडे सर बहुत क्विकली। हाँ, देखिए, ये चीन के साथ एकदम से क्यों आके मतलब उनको जरूरत पड़ी बाहर मोड़ने की? अभी तो टैरिफ के बारे में बात नहीं हो रही थी। भारत कह भी रहा था सबसे ज्यादा ऑयल चीन ले रहा है, अब हमको क्यों ब्लेम करें? अब क्यों एकदम से इनका आंखें तिरछी हुई? मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में भी एकदम से जो दोस्ती बढ़ी है, और चीन ने कहा है कि हम आपको रेयर अर्थ देंगे, मटेरियल देंगे, साथ में सुरंग बनाने वाली जो मशीनें हैं वो भी देंगे। ये पसंद गलबैयां जो है भारत और चाइना के बीच में जो कुर्बत आती जा रही है, जो प्रॉक्सिमिटी आती जा रही है, वो असल में अमेरिका को भा नहीं रही है, और इसलिए एक बार फिर से अंदर से टैरिफ वाला उनका जो बवंडर है वो जाग रहा है। हालांकि कहा जाता है पारा अगर आप हाथ मिले तो बड़ा अस्थिर होता है, कभी टिकता नहीं है। मुझको लगता है ट्रंप को एक बार देख लीजिएगा, पारा भूल जाएंगे। और गाजा को मदद के ऐलान में फंसा मलेशिया। गाजा को देने के लिए पैसे नहीं है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, कॉर्पोरेट जगत से पैसा देने की गुहार लगाई। मलेशिया पहले से ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में गाजा को मदद देने के चक्कर में उसका आर्थिक संकट और गंभीर हो सकता है। और यहीं पर असल में आप देखिए कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कई बार कुछ एक चीजें दुनिया के ऊपर ठेले जाने, थोपे जाने की जो कोशिश होती है, और अपने आप को एक एन ब्लॉक दिखाने की, मोनोलिथिक दिखाने की जो कोशिश होती है, उसकी जो सच्चाई है वो भी आप देख लीजिए। कैप्टन शाह, देखिए, मलेशिया ये कह रहा है वो एक तरह से कॉमनवेल्थ अपनी वो कार्ड्स खेल रहा है, और उनके प्रधानमंत्री वैसे गरीबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद ही मारामारी चल रही है। उनकी अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशन, चाहे उनको पेट्रोकेमिकल के सब्सिडीज हों उसके ऊपर हो, या उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत डाउन है। 3 साल पहले भी उन्होंने लोन दिया था, लोन मतलब एड दिया था, और उसमें देखिए उन्होंने एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, अपने जो सिटीजन्स हैं उनसे उन्होंने गुहार की थी, और उसके साथ उन्होंने करीब कह सकते हैं आप 80 जो उनकी ट्रेनेट जो है करेंसी उससे दिया था। अभी 20 मिलियन की वो उन्होंने मांग की है, और उन्होंने गुहार ये लगाई है कि हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हम मुझे दे लगता सकते नहीं। इसके लिए आगे बढ़कर पाकिस्तान को सामने आना चाहिए सर, ईरान को आना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, इनको जाके नहीं। और क्या? पाकिस्तान को अभी तक कह देना चाहिए पूरा जो मेरे पास फंड आ रहा है बाहर से भीख का, मैं उधर डाइवर्ट कर रहा हूँ। अब बाको हरम वाले कंपनियों को क्यों छोड़ दिया? उनसे भी देनी चाहिए थी। हाँ? वो सारे के सारे वहाँ ग्रेविटेट हो जाएं, वो जकात दें। वहाँ भी तो है। मलेशिया क्यों कहता है? बहुत सारे हैं। मलेशिया कहता है $24 मिलियन हम दे देंगे। बताइए, एक दो पैसा नहीं, और खुद गुर्बत में घूम रहा है। तो गुर्बत में तो यहाँ घूम रहे हैं, दीजिए जकात दीजिए। नहीं, वो मुझको लगता है पाकिस्तान से आया हुआ इंस्पिरेशन है कि अगर वो भीख के पैसों के बाद फिर अगर वहाँ फंडिंग कर सकते हैं कुछ तंजीमों को और काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और कम से कम मुंह तो चला ही सकते हैं सर। देखिए, ये जो अनवर इब्राहिम ये राजनीतिक उस्ताद है, ये क्यों इनके चर्चा हुई? खबरों में ये बात क्यों आई? 2023 में जब उन्होंने दिया था पैसा, वही 100 मलेशियन रियाल था, अभी भी 100 मलेशियन रियाल दे रहे हैं वो।
उस समय, क्योंकि इस समय तब 40% उनके वोटर्स उनके सामने थे, उनके सामने उनको वो चीज कार्ड खेला ही था। मुंह से बोल दो क्योंकि वोटर वाली बात है और बाकी बाद में बोल दो कि हमारे पास है नहीं। और अगली खबर देखिए, गाजा के अस्पताल पर डबल स्ट्राइक, गाजा पट्टी में नासिर अस्पताल पर हमले में 5 पत्रकार समेत 20 लोगों की मौत। गाजा पट्टी के खान यूनुस में नासिर अस्पताल है। अब आप सोच रहे होंगे एक बार फिर से कि अस्पताल क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में हमास इन तमाम जगहों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र और हमले के लिए करता रहा है। लेकिन इससे पहले सर जल्दी से लाइए प्लीज, आप INS उदयगिरी और हिमगिरी की आज जो कमिश्निंग हुई है, आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? बहुत जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा था दर्शकों को, क्लोज कीजिए प्लीज। ये थोड़ा सा एक हम फोकस करेंगे इसको। ये क्या है सर? ये पुराना शिप है जो नीलगिरी क्लास का शिप है। अच्छा। भारत में सबसे पहले नीलगिरी क्लास शिप भारत में बनी थी, जो ग्लास्को के साथ हमने अपने टेक्निकल अच्छा, एडवाइस से सर, और किया ये था। क्या है सर? और ये देखिए आप वर्टिकल मिसाइल जो कहते हैं, इसमें 32 से ज्यादा वर्टिकल मिसाइल जो हिमगिरी और उदयगिरी जो कमिश्निंग हो रही है, इसमें 32 से ज्यादा ये बराक मिसाइल्स लगे हैं। और इसमें सबमरीन को मारने की क्षमता, एयर डिफेंस की क्षमता और सरफेस की क्षमता। तो सर आज 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप तब लिखने की कोशिश कर रहे हैं सप्लीमेंट्री कॉपी बांध के, अब जब कॉपी सबमिट करने के लिए कह दिया गया है। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज प्रतिशोध में इतना ही। जय हिंद।